सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज लैब प्रैक्टिकल करने वाले हैं फिज़िक्स का। और ये जो प्रैक्टिकल है बेसिकली इसका नाम है ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ज़ीनर डायोड कैसे एक नॉर्मल डायोड से अलग होता है और वो कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बेसिकली देखिए ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये ज़ीनर डायोड है ना, फॉरवर्ड बायस में जब इस्तेमाल की जाती है, फॉरवर्ड बायस में, तो ये एक नॉर्मल डायोड की तरह होती है। ज़ीनर डायोड जब फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल की जाती है तो बिल्कुल एक नॉर्मल डायोड की तरह होती है, लेकिन जब ये रिवर्स बायस में इस्तेमाल की जाती है तो इसके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है। वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से दीजिए। देखिए पहले तो एक नॉर्मल डायोड कैसी होती है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होती है बेसिकली वो दिखने में आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिसमें दो पैर होंगे, ठीक है, ऐसा सिलेंडर जैसा कुछ बना होगा और बेसिकली उसके दो पैर होंगे, ठीक है। इसमें एक पार्ट जो रहेगा वो पी रहेगा और एक पार्ट जो रहेगा वो एन रहेगा। पी में होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखिए कि डायोड में पी में होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बस इस बात को सिर्फ इतना सिंपल से याद रखिए। ये मैंने आपको बना के बताया जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक नॉर्मल स्कीमेटिक डायग्राम। रियलिटी में वो एक सिलेंडर जैसा दिखेगी आपको, और जहाँ पे एन होगा ना, एन वहाँ पे ऐसा है ना, थोड़ा सा ग्रे कर दिया होगा या सिल्वर कर दिया होगा या ब्लैक कर दिया होगा। मतलब इस कलर से, ये जो पूरा कलर था ना, उससे थोड़ा सा अलग कलर होगा तो समझ जाने का इधर एन है और इधर पी है। अब ये था स्कीमेटिक डायग्राम, ये था रियलिटी। ये स्कीमेटिक डायग्राम, ये रियलिटी। अब इलेक्ट्रिकल सिंबल, एक्चुअल में एक सिंबल भी तो चाहिए ना। अरे भाई हम बार बार ऐसे थोड़ी बनाते बैठेंगे इतना टाइम पास करते हुए। तो बेसिकली देखिए ये इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं और एक ऐसा माइनस का साइन बनाते हैं। तो इसको ट्राइंगल को कहते हैं पी और ये माइनस साइन को कहते हैं एन। समझ गए? तो ये जो लाइन बनी है, डैश बना है, इसे एन कहते हैं और इस ट्राइंगल को हम लोग पी कहते हैं। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आ गया? ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये रियलिटी है। रियल में डायोड ऐसा दिखता है एंड बेसिकली फाइनली ये जो चीज़ है ये डायोड का सिंबल है। नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक, ठीक है। अभी तक ज़ीनर डायोड बनाया नहीं है। अच्छा, अब ज़ीनर डायोड यहाँ देखोगे तो एज इट इज सेम टू सेम दिखेगी, ठीक है। यहाँ देखोगे एज इट इज सेम टू सेम दिखेगी, यहाँ देखोगे तो भी सेम टू सेम दिखेगी, ऐसा ही दिखेगी ये वाली डायोड। हाँ, कलर वलर का फ़र्क हो सकता है बट ज़्यादा कुछ खास नहीं। उसमें भी तरीका यही है पी और एन करने का, लेकिन सिंबल में फ़र्क है। जाहिर सी बात है, अलग डायोड है तो सिंबल तो हम अलग बनाएंगे ना, इलेक्ट्रिकल सिंबल। तो सिंबल में क्या कर देना है आपको, ऐसा जेड बना देना है। दिख रहा है आपको ये? मतलब एक डायोड आपका जो माइनस था नॉर्मल, है ना, उसमें ही खाली आपने ऐसा जेड शेप का बना दो ऐसा, ठीक है। तो ये ज़ीनर डायोड कहलाता है। अब नॉर्मली किसी भी डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, एक जनरल, एक नॉर्मल डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका करंट वोल्टेज के हिसाब से कैसे बदलता है, करंट वोल्टेज के हिसाब से कैसे बदलता है, उसे हम कहते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक। आईवी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं उसे, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि लिसन, इस ग्राफ को देख के मैं पहचान सकता हूं कि ये कौन से डिवाइस का ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के मैं पहचान सकता हूं कि कौन से डिवाइस का ग्राफ है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर एक सिंपल सा वायर है तो उस वायर में अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट बढ़ेगा, है ना। तो बेसिकली वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट बढ़ेगा और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है पॉजिटिव साइड पे, और नेगेटिव साइड पे इस तरीके से आता है। और ये कुछ और नहीं बल्कि ओम्स लॉ था, V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, वेयर प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटा देंगे तो हमें मिलेगा एक कांस्टेंट जिसका नाम था रेजिस्टेंस, याद कीजिए। अरे बाबा, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, ये एक सिंपल सा कंडक्टर है, कंडक्टर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि एक सिंपल वायर को जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट बहना स्टार्ट होता है। वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट और बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट और बढ़ता है। तो ये एक सिंपल से कंडक्टर का ग्राफ है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर मैं सोता हुआ रहा, अचानक में आपने आके मुझे उठाया, जगाया नींद से और ये ग्राफ दिखाया, तो मैं बोलूँगा ये कंडक्टर है। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए इसे बोल रहे हैं कि ये किसी डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक बताता है। इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि डिवाइस कौन सा है। अब जैसे कि ये देखो, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ, इस ग्राफ को देखो ध्यान से। ये ग्राफ अगर आपने मुझे दिखाया
तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। ये डायोड का ग्राफ है, ये डायोड का ग्राफ है। डायोड में क्या होता है ना, शुरू में आप अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसको तो 0.1 0.2 तो करंट आपको ना के बराबर मिलेगा, या फिर मान लो कि मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा मान लो, आइडियली इट इज जीरो करंट। लेकिन जैसे ही आप 0.7 वोल्ट क्रॉस करेंगे, सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन से बना हुआ डायोड, सिलिकॉन से बना हुआ अगर आपने डायोड लिया, सिलिकॉन से बना हुआ डायोड, 0.7 वोल्ट क्रॉस करते ही अचानक में करंट शूट अप कर जाएगा, एकदम अचानक में करंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो वोल्टेज है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। इसके बियॉन्ड, इसको हम लोग है ना चाहे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड एक चौखट, एक दहलीज, समझ रहे हो? क्रिटिकल, इसके पार जाते ही सीधा करंट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा। एक बात तो ये, इसको हम लोग ने एक और नाम दिया है नी वोल्टेज। इसको क्या नाम दिया है? नी वोल्टेज। समझ रहे हैं? इसको हम लोग ने नी वोल्टेज नाम दिया हुआ है। ध्यान से सुनिए, नी वोल्टेज। नी क्यों बोला हुआ है इसको? अरे हम फिजिक्स वाले भी थोड़े फैंसी लोग हैं यार, नई नई चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। देखो ये घुटने की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक सेकंड दिखेगा, अभी दिखेगा, रुको। अब दिखा घुटने की तरह। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स वाले भी थोड़े से ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं कभी कभार, है ना? तो क्या होता है कि इसको नी वोल्टेज कहा गया है। तो इस तरीके से करंट बहता है। तो अगर आपने मुझे ये ग्राफ दिखाया तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये डायोड का ग्राफ है। ऐसे हर चीज़ का अलग अलग डिवाइसेस का ग्राफ अलग अलग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कहलाता है। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है ना? सभी को समझ में आया कि नहीं? गुड। अच्छा, अब ये डायोड को हम रिवर्स बायस में देखते हैं। सुनिए, रिवर्स बायस में जब हम उल्टे डायरेक्शन में करंट छोड़ते हैं, सुनिए, जब हम उल्टे डायरेक्शन में करंट छोड़ते हैं तो बेसिकली कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत बारीक करंट फ्लो होता है, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। इसको हम लीकेज करंट कहते हैं। लीकेज करंट, उल्टा लगाया ना डायोड को तो डायोड बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद भी अगर कोई चीज़ हल्की हल्की चालू रहे तो उसे तो लीकेज ही बोलेंगे ना, उसे तो लीकेज ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ओके, तो लीकेज करंट कहते हैं। अरे लीकेज क्यों कहते हैं? सुनिए, जब डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है पहले सुन लो सभी लोग, फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है। तो देखो पहले फॉरवर्ड बायस समझ लो। तो अगर आपने है ना, देखो ये जो पी होता है ना, पी, इस पी टाइप का जो मटेरियल है पी वाला, उसको अगर आपने है ना पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, और एन वाले को नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया ना, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इसमें डायोड ऑन रहता है, इसमें डायोड काम करता है, ऑन रहता है। लेकिन अगर आपने ये जो P है इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव ऑफ द बैटरी से, और आपने N को, ये P है ये N है, बराबर, ये ट्राइंगल P है, ये लाइन N है, तो अगर आपने N को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस। क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस बन जाएगा। ठीक है, इसमें डायोड ऑफ रहता है, ऑफ। समझ गए? तो सीधा लगाओगे P से प्लस N से माइनस तो फॉरवर्ड बायस, डायोड काम करेगा, इसमें से करंट बहेगा। लेकिन अगर उल्टा लगाया P से माइनस N से प्लस तो डायोड काम नहीं करेगा, डायोड बंद है। अब सुनो मैं क्या कह रहा था तुमसे, हमने देखो फॉरवर्ड बायस में लगाया, फॉरवर्ड बायस में तो डायोड ने काम किया, 0.7 वोल्ट पार होते ही डायोड ने काम किया, डायोड में करंट बहा, बहुत सारा करंट फ्लो हुआ। जब हम डायोड को उल्टा लगाएंगे, उल्टा, अब मैंने देखो ना माइनस वोल्टेज लगा दिया ना, उल्टा लगा दिया, माइनस वोल्टेज लगा दिया, समझ रहे हो? पहले मैं प्लस वोल्टेज और प्लस करंट देख रहा था, अब मैं माइनस वोल्टेज माइनस करंट देख रहा हूँ। तो जब उल्टा लगा दी तो डायोड तो ऑफ रहता है ना, तो कुछ भी करंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का मिल रहा है, तो इसी को तो लीकेज बोलेंगे ना, लीक हो रहा है। समझ गए? अरे तुम्हारे घर में जो नल होता है, टैप होता है, टैप को ऐसा क्लॉकवाइज घुमाया तो उसमें से पानी बहता है, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के छोड़ दिया तो पानी नहीं बहता है, लेकिन फिर भी बंद करने के बाद अगर एक एक बूंद गिरती रहे तो लीकेज हो गया ना। तो वैसे ही उल्टा जब लगाया और इसमें से फिर भी करंट थोड़ा सा बह रहा है तो इसको हम लीकेज करंट कहेंगे। समझ में आया? लीकेज करंट, इसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं, या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब सैचुरेशन का क्या मतलब है? सुनो इसका क्या मतलब है। मतलब आपने एक्सटर्नल कोई फैक्टर चेंज किया, उसके बाद भी इंटरनल कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसे कहते हैं सैचुरेशन। मतलब कहते हैं, सुनो इसको समझो। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आपने देखा रहेगा कि अगर आप एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी, इस गिलास पानी में आप 1 चम्मच पहले नमक डालें, उसे स्टर करें, घुमाएं, वो घुल जाएगा। उसके बाद 1 चम्मच और डालें, घुमाएं, घुल जाएगा। डालते जाएं 8-10 चम्मच के बाद अब इसको घोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
12-13 चम्मच के बाद नामुमकिन हो जाएगा। आप कितना भी उसे घुमाइए, कुछ भी कीजिए, वो बिल्कुल भी घुलेगा नहीं। तो हम कहते हैं सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो वैसे ही है कि हम जो है वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, देखो, बट करंट बढ़ते हुए दिख रहा है क्या? नहीं। अरे देखो, जब तुम वोल्टेज बढ़ाओ और करंट भी बढ़े तो ये चीज सैचुरेट नहीं है। लेकिन अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते हो और करंट बढ़े ही नहीं तो सैचुरेटेड है। समझ गए? तो वही तो हो रहा है, हम इधर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट इस तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, करंट उतना का उतना ही है। तो क्या है ये? रिवर्स सैचुरेशन करंट। उल्टे में है, उल्टा करंट है तो रिवर्स हो गया, और बढ़ नहीं रहा है तो सैचुरेशन है, और करंट ही है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। रिवर्स सैचुरेशन समझ में आया सभी को? कि भाई देखो, अगर ये ऐसे बढ़ जाता ना भाई, ऐसे हो जाता ना, तो सैचुरेशन नहीं कहते इसे, ये तो ग्रोथ हो रही है। आर यू अंडरस्टैंड इट? लेकिन बढ़ नहीं रहा है। आप कितना भी करंट बढ़ाते जा रहे हो, सॉरी एक सेकंड, मैंने उल्टा लगा दिया क्या? बराबर है ना? कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ, वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रहा, तो सैचुरेट हो गया ना, इसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जब आपने वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बढ़ा नहीं, तो मतलब वो सैचुरेटेड है। ठीक है, अब बढ़ाते गए, पहले तो उल्टा लगाना नहीं होता, सीधे सीधे डायरेक्शन में लगा के काम करना होता है। बट सपोज उल्टा लगा दिया और बढ़ाते जा रहे हो, करंट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपके अंदर मतलब ऐसा रहा कि भाई क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी जिसको आप लोग कभी कभार खुजली भी बोल देते हो, तो आप बढ़ाते ही चले गए, बोले उल्टा है तो बढ़ाते जाओ, माइनस करते ही चले जाओ, -5 वोल्ट, -6 वोल्ट, -7 वोल्ट। तब क्या होगा? एक पॉइंट के बाद आके जल जाएगा डायोड, और अचानक में बहुत हाई करंट फ्लो होगा, डायोड गर्म जल जाएगा, धुआं निकलने लगेगा उसमें से। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं इसे? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां पे डायोड जल गया, अब ये इस पॉइंट के बियॉन्ड मतलब ऐसा हो गया ना डायोड कि इसे रिस्टोर नहीं कर सकते। अब तुम वोल्टेज घटा भी दोगे ना, जीरो भी कर दोगे ना, अब कुछ नहीं हो सकता, डायोड जल के खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कोई भी नॉर्मल डायोड को जब तुम रिवर्स बायस में लगाओगे, रिवर्स बायस में उसका वोल्टेज बढ़ाते ही चले जाओगे, नेगेटिव वोल्टेज, एक पॉइंट के बियॉन्ड वो जल जाएगा, उसे हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझ में आई बात? लेकिन यहीं पर काम आता है जीनर डायोड का, यहीं पर जीनर डायोड का काम आता है। वो ये क्या है? जीनर डायोड जो हमारा होता है, अगर आप उसे देखोगे तो फॉरवर्ड में तो बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। रिवर्स बायस में जहां पर आम डायोड जल जाते हैं, वो जलता नहीं है। वो इसलिए हम उसको जीनर डायोड के वोल्टेज को ब्रेकडाउन बोलने के बजाय जीनर वोल्टेज बोलते हैं। क्यों? यहां पे जलता नहीं है लेकिन कंडक्ट बहुत करता है, बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है, करंट उसमें से बहता है, लेकिन जीनर डायोड जलता नहीं है, लेकिन उसका वोल्टेज अटक जाता है। मतलब आप है ना, बैटरी का वोल्टेज कितना भी बढ़ाते रहो, बैटरी का वोल्टेज तुम -5, -7, -10, -20 कुछ भी कर लो, लेकिन जीनर एक वोल्टेज पर अटक जाएगा। तो ऐसे अलग अलग वोल्टेज के जीनर आते हैं। सुनो, ऐसे अलग अलग वोल्टेज के जीनर आते हैं। तो जैसे 200 वोल्ट का एक जीनर हो सकता है, 30 वोल्ट का जीनर हो सकता है, 300 वोल्ट का जीनर हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग वोल्टेज के जीनर हो सकते हैं। तो अगर मान लो कि ये 220 वोल्ट वाला जीनर है, जहां पे 220 पे ब्रेकडाउन होता है, 220 पे ब्रेकडाउन होता है, अगर सोचो ऐसा जीनर है, तो इस जीनर को अगर मैंने लेके किसी भी डिवाइस, एसी के सामने लगा दिया, टीवी के सामने लगा दिया, या कोई भी चीज वॉशिंग मशीन के सामने लगा दिया, तो अब क्या होगा? अचानक में कभी कभार आपके एरिया में ट्रांसफार्मर फट जाता है, तार जल जाते हैं, अचानक में करंट सर्ज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो वोल्टेज अगर बढ़ के 300-400 भी हो गया, तो जीनर क्या करेगा? जीनर 220 पे अटका देगा। जीनर 220 पे, अगर 220 का जीनर है तो जीनर 220 पे वोल्टेज अटका देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जीनर अगर 220 पे वोल्टेज अटका देगा तो क्या होगा? उसने रेगुलेट कर लिया ना वोल्टेज को। अरे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आए, ऊपर नीचे वोल्टेज हुआ, लेकिन ये हिला नहीं, तो हो गया ना रेगुलेट। अरे रेगुलेटर आखिर होता क्या है? यही तो होता है ना, तुम्हारे घर में जो पंखा है, पंखे का रेगुलेटर है कि नहीं है ना? उसमें जब तुम रेगुलेटर घुमाते हो तो पंखे की स्पीड रेगुलेट होती है कि नहीं, फिक्स होती है कि नहीं? एक जगह पे घुमाया तो वही स्पीड से घूमेगा पंखा, कोई और स्पीड से नहीं घूमेगा, और अलग जगह पे घुमाया तो फिर वही स्पीड से घूमेगा। बराबर है? अच्छा, मुझे जस्ट एक नॉर्मल सा सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि अगर मैंने तुम्हारे घर का रेगुलेटर उखाड़ के फेंक दिया तो पंखा एकदम कम स्पीड पे चलेगा कि एकदम ज्यादा स्पीड पे चलेगा? मतलब उस पे आप उखाड़ के फेंक दे तो वो उसी स्पीड पे। अच्छा, जहाँ से उखाड़ के फेंक दिया उसी स्पीड पे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाई मैंने आपसे एकदम सिंपल सवाल पूछा था, वो ये है कि आपने अगर रेगुलेटर निकाल के फेंक दिया तो पंखा सबसे फास्ट चलेगा कि सबसे स्लो? तो पंखा जो जिस चीज़ के लिए, जिस स्पीड के लिए बनाया गया है, जो कि सबसे फास्ट स्पीड है, उसी पे वो चलेगा। रेगुलेटर तो उसकी स्पीड कंट्रोल करके डिक्रीज करता है। रेगुलेटर तो है उसकी जो है उसकी स्पीड कंट्रोल करता है रेगुलेटर।
और रेगुलेटर का मतलब यही है ना कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो रखे चीज़ों को, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे रखता है। तो सुनो एक बात सुनो, समझो, मान लो एक जस्ट एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास एक ना छोटा सा कोई अप्लायंस है, कोई एक अप्लायंस है, उस अप्लायंस को 30 वोल्ट चाहिए, 30 वोल्ट। लेकिन मेरे घर में कभी कभार क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं अचानक में। अच्छा बाय द वे, हमारे घर में सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट की आती है, 220 आती है। वो 220 से 30 बना लेंगे हम लोग कैसे, वो जो रेक्टिफायर रहता है ना, ब्रिज रेक्टिफायर, उससे बना लेंगे, वो तो हो गया। 220 का 30 वोल्ट हो गया, ये फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर 220 बढ़ के 300 हो गया तो 30 भी तो बढ़ के 40 होगा। अरे 220 अगर बढ़ के 300 हुआ तो 30 भी तो बढ़ के 40 होगा ना। तो 40 में तो डिवाइस खराब हो सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, एक जीनर रेगुलेटर लेना चाहिए और उस डिवाइस के अंदर लगा देना चाहिए, जहाँ से उसको वोल्टेज मिल रहा है वहाँ पे लगा देना चाहिए, ताकि 30 वोल्ट का जो जीनर है, बाहर से कितना भी तुम वोल्टेज बढ़ाओ, वो जीनर 30 पे अटक जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर जीनर 30 पे अटक गया तो क्या होगा, उस अप्लायंस का वोल्टेज इंक्रीज ही नहीं होगा, 30 पे रहेगा, बाहर से कितना भी वोल्टेज बढ़ जाए। लेकिन हाँ, ये जो है बेसिकली जीनर, इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं। आप बढ़ाते ही चलेगा एक्सटर्नल वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज भले इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ और तो इंक्रीज हो रहा होगा, हाँ वो है करंट। अरे भाई करंट तो इंक्रीज होगा ना, एक चीज तो बढ़ेगी ना, क्योंकि वोल्टेज दे रहे हो मतलब एनर्जी सप्लाई दे रहे हो। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ नहीं रहा जीनर का, तो करंट तो बढ़ेगा एटलीस्ट। अरे भाई पावर शुड बी कंजर्व्ड, एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। पावर का फॉर्मूला है V/I। तो तुमने पावर दी, और पावर देने के बाद अगर वोल्टेज इंक्रीज नहीं हुआ तो कम से कम करंट इंक्रीज होगा, ताकि पावर जो है वो इस्तेमाल हो। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो आई होप कि आपको ये बहुत ही बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ होगा। तो देखो, अगर हमने वोल्टेज बढ़ाते गए बाहर का, लेकिन जीनर का वोल्टेज नहीं बढ़ा, तो जीनर का करंट बढ़ेगा। और जीनर की एक मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है, मैक्सिमम पावर रेटिंग, उसके बियॉन्ड अगर चला गया तो बेसिकली आपका जीनर भी जल जाएगा, फिर जीनर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो जीनर की भी एक लिमिट है, लेकिन जीनर फिर भी अच्छे खासे रेंज तक, अच्छे खासे करंट को झेल सकता है, जो कि नॉर्मल डायोड नहीं झेल सकता। तो यही फायदा है जीनर का। आई होप कि आपको यहाँ तक की जो थियरी है वो समझ में आ गई है, राइट है ना? ओके, तो बेसिकली ये है सर्किट डायग्राम, ये है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में पहले तो आपको जो लेना है वो है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई देखिए यहाँ पर है, ये है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जो हमने चुनी हुई है, ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें AC भी है, DC भी है, हम DC यूज़ करेंगे इसका, ठीक है, DC अनरेगुलेटेड यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप वैल्यूज़ 12 और फिर क्या है 16, 24 ऐसा कुछ है ना, 18 12, 18, 24। तो आप है ना 24 या 18 यूज़ करो, ठीक है, 24 या 18 दोनों में से कोई एक यूज़ करो। तो ये नॉब घुमा के 24 पे रखो या 18 पे रखो, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग 24 यूज़ करके देखेंगे, ठीक है, हम लोग 24 यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये हो गई अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें बोला है देखो, ग्रेटर देन 12 वोल्ट वाला लो, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई ग्रेटर देन 12 वोल्ट वाला लो। समझ में आ रही है बात? ओके, तो अब ये पावर सप्लाई तो हो गई, आपको समझ में आ गया कि ये पावर सप्लाई है अनरेगुलेटेड वाली। अनरेगुलेटेड मतलब क्या, इसमें फ्लक्चुएशंस हैं वोल्टेज के, तो वो फ्लक्चुएशंस को हमको जीनर की मदद से खत्म करना है, उन फ्लक्चुएशंस को, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन को, अरे मतलब हमको जो सीधा सीधा करंट आना चाहिए ना, उसी में अचानक मतलब वोल्टेज या करंट जो भी आना चाहिए, उसमें अचानक में उतार चढ़ाव हो जाता है, कभी कभार अचानक में उतार चढ़ाव हो जाता है, तो उसको जीनर रेगुलेट कर सके। अच्छा बाय द वे, ये सप्लाई खुद से नहीं करेगी ऐसा, ये सप्लाई ज़्यादा खुद से कुछ नहीं करेगी। हम क्या करेंगे ना कि हम इसको सेट करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे हम लोग, इधर देखो। तो ये जो सप्लाई है ये खुद से ऊपर नीचे भी फिलहाल तो नहीं करेगी ज़्यादा, या हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन इसमें है, लेकिन इसको हम लोग है ना इस रेजिस्टेंस बॉक्स, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी मदद से है ना इसका वोल्टेज हम लोग चेंज करेंगे। लोड का मतलब जो लोड है, ये लोड को मान लो क्या है मालूम है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ और नहीं है, ये आपके घर का AC, फ्रिज, TV, सारी चीज़ें, बल्ब, ट्यूबलाइट, सारी चीज़ें ये। तो इसका हम लोग रेजिस्टेंस बदलते जाएंगे, फिर भी हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जीनर डायोड अपना काम परफेक्टली कर रहा है, अच्छे एक रेंज तक अच्छा काम कर रहा है, और उसका वोल्टेज नहीं बदल रहा है, उसका वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। तो जीनर का वोल्टेज अगर चेंज नहीं हुआ तो आपके अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी के? ओके, तो देखिए डायग्राम तो बहुत इजी है। पहले आपको एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई लेना है जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट से बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद उसे कनेक्ट करना है कहाँ पर, यहाँ पे प्लस और माइनस आप दिखा दीजिए, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर एक जीनर से कनेक्ट कर दीजिए, जीनर से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से जीनर रिवर्स बायस में लगा रहेगा, रिवर्स बायस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ना ये क्या रहता है, माइनस रहता है ना, एन रहता है एन, और ये क्या रहता है, ट्राइंगल क्या रहता है, पी रहता है। लेकिन मैंने माइनस को किससे कनेक्ट किया है, प्लस से। अरे एन को प्लस से कनेक्ट किया है,
और पी को माइनस से कनेक्ट किया तो रिवर्स बायस हो गया ना, तो जीनर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। अच्छा, इन दोनों का जो कॉमन है, यहाँ से आपको ऐसा वायर निकालना है, आपको ले जाना है मिली एम मीटर। मिली एम मीटर कहाँ है, देखो यहाँ पे देखो, ये करंट मीटर दिख रहा है, ये मिली एमीटर है हमारा। तो ये करंट मीटर जो है, इसमें हम लोग मिली एम्पियर की रेंज पे वैल्यूज मेजर करेंगे, मिली एम्पियर की रेंज पे, ठीक है। तो माइक्रो पे नहीं करेंगे, मिली पे करेंगे, मिली पे। ओके, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो ये मिली एमीटर आपका हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, मिली एमीटर वाली। और यहाँ पे लगाएंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स, और फाइनली यहाँ पे एक लगाएंगे आपका वोल्ट मीटर आउटपुट मेजर करने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर लगाएंगे, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, एंड इस तरीके से इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे फाइनली, इवेंचुअली। देखो, आपको कनेक्शन समझ में आया? कनेक्शन बहुत सिंपल है, सुनो, कनेक्शन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है कनेक्शन में। तुम लोग को अगर नहीं समझ में आया, इधर इधर फोकस करो। ये देखो, पहले एक ऐसा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से निकले दो वायर, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, यहाँ से रेजिस्टेंस पे ले जाओ, ठीक है, हाँ क्या ना। और बेसिकली यहाँ से ऐसे करके अब जीनर को भी लगा दो, जीनर को, ठीक है, जीनर को भी लगा दो इस तरीके से, जीनर को, ये जीनर लगा दिया। अब ये दोनों के बीच में से एक वायर निकालो, उससे ले जाओ किधर, मिली एम मीटर के प्लस माइनस में। मिली एम मीटर से निकालो एक रेजिस्टेंस बॉक्स में और एक वोल्ट मीटर में, डीसी वोल्ट मीटर, समझ रहे हो। और फिर दोनों से वायर निकाल के कहाँ, ग्राउंड में कनेक्ट कर दो। ये ग्राउंड लाइन है ना, ये ग्राउंड की लाइन है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड, तो मैं आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये है आपका करंट मीटर जो आप देख चुके हो पहले से ही, करंट मीटर। ये आपका डीसी वोल्ट मीटर है, ये आपका डीसी वोल्ट मीटर है। ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पर जो है ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, आर, और ये जीनर डायोड। और रेजिस्टेंस और जीनर डायोड के बीच में से जो ये वायर निकला है, मतलब ये जो पॉइंट निकला है, रेजिस्टेंस और जीनर, इधर ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस और जीनर, इन दोनों के बीच में से जो पॉइंट निकला है, वो पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, मिली एम मीटर में जाना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक वायर निकाल के मिली एम मीटर में ले जाएंगे। सुन लो कितना इजी कनेक्शन है। देखो, ये पावर सप्लाई दिख रही है, पावर सप्लाई का प्लस और माइनस दोनों उठाओ, और दोनों को उठा के कहाँ लगाओगे, प्लस और माइनस यहाँ लगाओगे, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस और जीनर के बीच में, ये जीनर है, देखो जीनर दिख रही है आपको डायोड। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ब्लैक वाला, वो नेगेटिव पार्ट है, ब्लैक वाला, और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये प्लस वाला है। ध्यान से देख लीजिए, तो ब्लैक वाला जो है वो नेगेटिव है, और ऑरेंज वाला जो है वो पॉजिटिव है। आई होप के सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ब्लैक वाला नेगेटिव है और ऑरेंज वाला पॉजिटिव है। तो जो रेजिस्टेंस है और जीनर है, इसके बीच का पॉइंट ये है। तो यहाँ से वायर उठा के कहाँ लेके जाओगे, करंट मीटर के प्लस में, मिली एमीटर के प्लस में, समझ में आया। मिली एमीटर का माइनस कहाँ ले जाओगे, दो जगह पे। मिली एमीटर का जो माइनस है, माइनस ये ब्लैक वाला, इसको आप दो जगह ले जाओगे। कहाँ पे दो जगह पे ले जाओगे, देखो मिली एमीटर का माइनस दो जगह पे है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स में भी जाएगा और एक वोल्ट मीटर के प्लस में भी जाएगा। तो यहाँ से वायर दो निकलेंगे, एक जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स में और एक जाएगा वोल्ट मीटर में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाद में बच गए दोनों के एक एक पैर, रेजिस्टेंस बॉक्स का एक पैर बच गया, वोल्ट मीटर का एक पैर बच गया। वो कहाँ लगाओगे, ग्राउंड में। अब हमने ग्राउंड कहाँ बनाया, देखो, तो यहाँ पे ग्राउंड लाइन बनाई हुई है, ये ग्राउंड लाइन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आप इस ग्राउंड में इसको लगा दोगे। तो ये सर्किट कनेक्शन अभी हम करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। इसका जो प्लस है और माइनस है, ये दो वायर निकाल के हम लगा देंगे इन दोनों को प्लस और माइनस में, जैसा यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ये वाला पैर प्लस में लगा है और जीनर डायोड का माइनस वाला जो पैर, मतलब ये वाला पैर, सॉरी माइनस वाला नहीं, जीनर का जो पी वाला पैर है, ये माइनस में लगा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, रेजिस्टेंस का ये वाला पैर प्लस में लगेगा और जीनर का जो ये पी वाला पैर है, ऑरेंज वाला, ये बेसिकली कहाँ लगेगा, ऐसा इधर माइनस में लगेगा। तो यहाँ तक का कनेक्शन हो गया। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हम लोग वायर निकालेंगे, करंट मीटर में डालेंगे। तो इस पॉइंट से मैं वायर निकालूंगा, इस पॉइंट से, और करंट मीटर के प्लस में डालूंगा, करंट मीटर के प्लस में। अब करंट मीटर के माइनस से कहाँ जा रहा है, देखिए, करंट मीटर के माइनस से रेजिस्टेंस बॉक्स में घुस रहा है और वोल्ट मीटर के प्लस में घुस रहा है। तो मैं यहाँ से वायर निकालूंगा दो, और यहाँ से वायर निकालने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स में लगाऊंगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद जो मेरा वोल्ट मीटर है, डीसी वोल्ट मीटर, वहाँ प्लस में लगाऊंगा। फिर अब बच गया डीसी वोल्ट मीटर का एक माइनस वाला पैर और रेजिस्टेंस का ये वाला पैर। तो ये दोनों में से वायर निकाल के मैं लगा दूंगा कहाँ पे, ग्राउंड में। तो पूरा सर्किट आपको दिख रहा है कैसा घूम के, पूरा सर्किट मैंने बिल्कुल वैसे का वैसा अरेंज कर दिया है। तो ये पूरा सर्किट जो है इस तरीके से घूम के कनेक्शन हो जाएगा। तो अब ये कनेक्शन हमें एक बच्ची करके दिखाएगी। तो सानिया, आप ज़रा प्लीज़ ये कनेक्शंस कीजिए हमारे लिए। तो ये जो है
पावर सप्लाई, इसका जो प्लस वाला है, अब आप इस प्लस वाले का कनेक्शन जो है करने वाली हैं कहाँ पर, ये जो सर्किट बोर्ड है बेसिकली बनाया हुआ, इसके प्लस में लगा दीजिए, इसके प्लस में लगा दीजिए। ओके, अब जो माइनस वाला है, तो माइनस वाला यहाँ से बैटरी से लेके अच्छे से उसको ये करिए ना, टाइट रहना चाहिए सारे कनेक्शंस प्रॉपरली। ओके ओके, तो वो लगाएंगे अब यहाँ पर, है ना। गुड। ओके, तो ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच का, ये लगाएंगे अब कहाँ पर, करंट मीटर के प्लस में। गुड। अब करंट मीटर के माइनस में से 2 वायर्स निकलेंगे, है ना, 2 वायर्स निकलेंगे, तो निकालिए 2 वायर्स। ओके, तो आपने यहाँ से 2 वायर्स कैसे ज्वाइन किए, देखिए बनाना क्लिप में बनाना क्लिप फंसा दिया है, ठीक है। तो 2 वायर्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अब एक वायर आप ले जाएंगी कहाँ पर, रेजिस्टेंस बॉक्स पे, उधर उधर वाले में लगा दीजिए, वो बेटर रहेगा। दोनों में से किधर भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बट उधर वाले लगाओगे तो थोड़ा खूबसूरत दिखेगा, और कुछ नहीं। यस। और इसका जो दूसरा वाला वायर था, 2 वायर निकाले ना वहाँ से, तो एक वायर रेजिस्टेंस बॉक्स पे ले गई आप, और एक वायर ले जाएंगी आप पॉजिटिव और वोल्ट मीटर। अब बच गए 2 वायर्स, है ना, एक तो वही इसका ये वाला टर्मिनल बच गया, और उसका एक नीचे वाला टर्मिनल बच गया। ओके, जो 2 वायर्स बचे हैं, तो बेसिकली ओके, तो लैब में हमारे शहजाद सर की भी एंट्री हो चुकी है। ओके, तो ये जो है आप इसको, ओके, तो यहाँ से आपने जो है रेजिस्टेंस बॉक्स का जो बच गया था वो आप कहाँ लगाएंगी, ग्राउंड में लगाएंगी ना। गुड। ओके, अब लास्ट वायर जो बच गया वो कौन सा है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव वाला, है ना। ओके, वो भी आप लगा देंगी कहाँ पर, ग्राउंड में। थैंक यू सानिया। तो ये ग्राउंड की लाइन है, दोनों में से कहीं भी लगा सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे थोड़ा ज़्यादा नज़दीक ये लग रहा है, तो मैं इधर लगा देता हूँ, है ना, ये लंबा वायर खींच के वहाँ से आ रहा है पूरा। ओके, तो कनेक्शंस आर कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन किए हैं। तो पावर सप्लाई थी, यहाँ से प्लस माइनस निकाला, रेजिस्टेंस और जीनर में लगाया, ये देखिए प्लस माइनस यहाँ से निकाला हमने, प्लस माइनस निकाला बेसिकली, ठीक है। देखिए प्लस प्लस, और ये लगाया रेजिस्टेंस में, और ये माइनस, ठीक है, माइनस। ये देखिए, ये जो माइनस है ये हमने कहाँ लगाया, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये वाला माइनस वाला वायर, तो ये हमने कहाँ पे लगाया है, जीनर को लगाया, जीनर को। ये जीनर है, ठीक है, जीनर डायोड है। तो प्लस माइनस वाला पार्ट तो हो गया, एकदम सिंपल सा प्लस माइनस वाला पार्ट हो गया। और यहाँ से बीच में से, इन दोनों के बीच में से मिलीमीटर के प्लस में जाना था। तो ये ब्लू वायर आप देखते रहिए, तो ये ब्लू वायर कहाँ पे गया है, इसमें, है ना। तो ये ब्लू वायर है, ओके राइट। ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू जीनत वायर चेंज करने के लिए। ओके फाइन, तो ये जो है बेसिकली मिली एमीटर में लग गया। और मिली एमीटर के नीचे से जो 2 वायर्स निकलना थे वो कहाँ जाना थे, एक जाना था रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में गया है, और एक जाना था वोल्ट मीटर के प्लस में। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में कि मिली एमीटर का मतलब इन दोनों के बीच में से तो मिली एमीटर में चला गया, और मिली एमीटर से निकल गया रेजिस्टेंस बॉक्स में और वोल्ट मीटर में चला गया। और जो बचे हुए वायर थे, तो ये था आपका वोल्ट मीटर में से निकला हुआ वायर, ये जाना था ग्राउंड में, जो कि ग्राउंड में गया। और रेजिस्टेंस बॉक्स का भी जो ये बच गया था येलो वायर, ये वाला, तो ये येलो वायर जो है ये भी आपका जाना था ग्राउंड में, तो ग्राउंड में चला गया, रेजिस्टेंस बॉक्स से ग्राउंड में, वोल्ट मीटर से ग्राउंड में, दैट्स इट। तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग बढ़ चुके हैं अपनी रीडिंग्स की तरफ। तो रीडिंग्स में पहले जो है ना, हमें करंट सेट करना है, करंट 0 पे सेट करना है। 0 करंट सेट करने के लिए जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट निकालना होगा, और उस 0 करंट के लिए वोल्टेज क्या दिखाई दे रहा है, हमें वोल्टेज नोट करना है। तो जीनत प्लीज़ आप यहाँ से इन्फिनिटी निकालिए, इन्फिनिटी। तो कहाँ पर लिखा हुआ है इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। ये इन्फिनिटी हम निकाल देंगे, पहले इन्फिनिटी निकालो, निकाल दो इन्फिनिटी। गुड। तो हम यहाँ से अभी इन्फिनिटी निकाल चुके हैं। अब हम अपना सर्किट सेफली ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पावर सप्लाई ऑन करूँगा, उससे पहले मैं जो मेन सप्लाई है यहाँ से मैं सब स्विच ऑन कर देता हूँ। तो स्विच ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। करंट जो है बिल्कुल 0 पे है। यहाँ पर देखिए, अरे एक सेकंड, सप्लाई स्टार्ट हुई कि नहीं। तो ये कर दी मैंने बैटरी ऑन, एंड बैटरी ऑन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी निकालने की वजह से यहाँ पे मुझे करंट मीटर में 0 करंट दिख रहा है, और वोल्टेज आ रहा है 10.25। तो 10.25 नोट कीजिए। आपने जो है 0 मिली एम्पियर करंट सेट किया, कैसे, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस निकाल के, और आपको 10.25 वोल्टेज आ गया। अब अगला जो मुझे सेट करना है वो मुझे 10 मिली एम्पियर सेट करना है। तो उसके लिए मैं रेजिस्टेंस निकाल के ट्राई करूंगा यहाँ से कितना निकालना है। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना कि इन्फिनिटी की चाबी फिर से डालने के पहले
यहाँ से कुछ वैल्यूज निकाल लो। तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, 1000 निकाल लेता हूँ और फिर इन्फिनिटी की जो चाबी है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक चाबी हमेशा बाहर रखना, गलती से भी सारी चाबियां एक साथ अंदर ना हो जाएं, चीजें जल सकती हैं। अच्छा, 1000 निकालते ही देखिए मैं कितना लकी हूं कि मुझे 10.5 डायरेक्टली आ गया, लेकिन 10.5 नहीं चाहिए था मुझे तो 10 मिली एम्पीयर करंट चाहिए था। तो मैं थोड़ी सी चाबियां और निकालूंगा, तो छोटी मोटी वैल्यू 100 निकाल के देखता हूँ। 100 निकालते ही 9.9 हो गया, मुझे 10 करना है ना, तो 100 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं काम करता हूँ 100 डाल देता हूँ, 50 निकाल के देखता हूँ। 50 निकाला तो 10.2 के आसपास हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ 20 और निकालता हूँ, 20 और निकाला 10.1 हो गया, 10.0 हो गया, करेक्ट। तो बेसिकली यहां से मैंने निकाला है 1000, यहां पे निकाला है 20 एंड 20 है, 20 एंड 20 40। तो 1040 निकालते ही मुझे 10.0 या 10.1 मिल रहा है। चलो चलेगा, वो वैसे भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 10.0 हो रहा है, कभी 10.1 हो रहा है। तो 1040 रेजिस्टेंस लिख लीजिए, रेजिस्टेंस लिखिए 1040 और 1040 और जो वोल्टेज कितना आ रहा है उसके सामने देखिए 10.15 आ रहा है ना। करंट मैंने 10 सेट करके मुझे वोल्टेज आ रहा है 10.15, लिखिए। ओके आजम, तो अभी बेसिकली करंट हमें 20 करके दिखाइए, आप क्या करेंगे? अच्छा 500 निकाला, 1000 में डाल दिया, ओके, एंड फिर क्या किया आपने? ओके 20 पुट कर दिया, ओके गुड, वेरी नाइस। तो 520 रखने पे आपको 20 आ चुका है, परफेक्ट, थैंक यू। तो देखिए तो बहुत बड़ा लॉजिकल सा था, करंट वहां पे 10 था और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकला हुआ था 1040। तो जाहिर सी बात है जब हमें करंट डबल करना है, 10 का 20 करना है, तो रेजिस्टेंस आधा कर देना होगा। तो इन्होंने वही लॉजिक चलाया, आजम ने यहाँ से 520 निकाल दिया। तो ये है 500 और बेसिकली वो है 20। तो 520 निकालते ही ऑटोमेटिकली करंट वहां पे 20 हो चुका है। तो करंट 20 हो चुका है, तो वोल्टेज कितना आ रहा है हमारा? 10.12 आ रहा है, 10.12। और रेजिस्टेंस में लिखिए, रेजिस्टेंस में आप लिखेंगी 520। आप देख सकते हैं कि करंट काफी अच्छे से रेगुलेट हो रहा है। अभी अगला हमें करंट को करना है 30। थैंक यू नबा, आपने सेट कर दिया 13.2। वैसे यहाँ से छोटा सा एक 5 ओम निकालेंगे तो शायद और अच्छा हो जाएगा। ये 2 ओम निकाल के देखता हूँ मैं। नहीं कुछ ज्यादा नीचे गिर जा रहा है ना, जाने दीजिए। तो इसको थोड़ा हाँ कीज भी टाइट करने की भी जरूरत है। वैसे 5 ओम से ज्यादा निकलना तो नहीं चाहिए था, कम तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उतना हो गया है। हमें 30 चाहिए था ना, तो अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा 30 हो गया। ये ठीक है, इतना काफी। तो 30 हो चुका है हमारा, 30 हो चुका है। कितने पे हुआ है भाई? 200 300, हाँ ये 200 है, ठीक है, ये 200 और ये 100, तो 300 हो गया ना, 200 और 100 300 हो गया। और यहाँ पे है 40, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे है 3, 2 और 1, तो 343 लिख दीजिए। लिखा आपने 343, गुड। और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है? 10.05। ओके तरन्नुम, लास्ट रीडिंग निकालिए। सो बेसिकली आपको जो है रेजिस्टेंस कितना करना है? ओके ओके, तो 40 हो चुका है हमारा। कितने पे हुआ है? 40 हो गया। तो बेसिकली कितने पे हुआ है ये देखिए जरा, कितनी वैल्यू आई बेटा? हाँ तरन्नुम, 200, ये कितना है? 50, फिर ये है 5 ना, और ये है 1, तो 256 है ना। कितना है? 256, 250, 5 और 1, 256 है ना। ठीक है, लिख दीजिए 256 लिखिए बेटा, 256। और यहाँ पे आपका आ रहा है 9.97। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी रीडिंग्स आई हैं। आपने देखा कि हमने लोड रेजिस्टेंस चेंज किया। अरे ये बैटरी अकेले नहीं करती बाबा, इसको हम रेजिस्टेंस की मदद से ना यहाँ पे लोड बदलते हैं। लोड जैसे घर का लोड बदलता है, और घर का लोड बदलने के बाद भी आपका जो आउटपुट वोल्टेज है बेसिकली क्या हो रहा है कि रेगुलेट हो रहा है ना, रेगुलेट हो रहा है। देखिए 10 से हद में हद गिर के 9.97 पहुंचा है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है। तो अब हम चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट पार्ट पर, जो कि है ग्राफ एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम ग्राफ और कैलकुलेशन करेंगे। अभी सारी रीडिंग्स खत्म होते ही हमको जो है बैटरी को ऑफ कर देना है, यहाँ से सप्लाई में से भी बंद कर देना है। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ बेसिकली यहाँ से कैलकुलेशन और ग्राफ। तो पहले मैं कैलकुलेशन करके आपको भी दिखाता हूँ। ओके, तो VNL और VFL देखिए, ये जो नो लोड वाली है, नो लोड 10.25 है, और VFL फुल लोड वाली है 9.97। तो 10.25 and 9.97 upon 10.25, VNL minus VFL upon VNL, ठीक है। तो 10.25 minus 10.97 upon 10.25 into 100 हमें करना है। तो ये मैं कैलकुलेटर से करके अभी आपको दिखाता हूँ। सो 10.25 minus 9.97 डिवाइडेड बाई 10.25,
ये जो आया इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कितना आ गया 2.73%। सो 2.73% जो है लोड का रेगुलेशन है, ठीक है। 2.73% हम लोग ने इसको रेगुलेट किया हुआ है, और वही चीज यहाँ पे नोट कर देंगे। अब लास्ट ग्राफ बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग आ चुके अपने ग्राफ की तरफ। तो बेसिकली हमें ग्राफ में प्लॉट यहाँ पे क्या करना है, एक सेकंड, नीचे कुछ फंसा हुआ लग रहा है, वायर वायर फंसा हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें ग्राफ में प्लॉट क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लॉट करना है VL वोल्टेज, और यहाँ पर वो लोड वोल्टेज हो गया, यहाँ पे हमें लोड करंट IL प्लॉट करना है, IL। तो मैं यहाँ पर अभी जो है लोड करंट IL भी प्लॉट करूंगा। तो यहाँ पे आएगा IL मिली एमीटर्स में है, मिली एम्पियर्स में है, और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो वोल्टेज में ही है, ठीक है। यहाँ पे स्केल हम क्या लेंगे, स्केल, तो स्केल देखिए हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस का 1 सेंटीमीटर देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हमारे पास रीडिंग्स कहाँ से कहाँ तक है, करंट की रीडिंग 0 से 40 तक है। इजीली मैं यहाँ पे डबल कर सकता हूँ। तो मैं इसको 0 लेके यहाँ पर 10 ले लूँ, यहाँ पे 20 ले लूँ, यहाँ पे 30 ले लूँ, यहाँ पे 40 ले लूँ। तो वैसे आधे ग्राफ में हो गया है, आप चाहें तो इसको डबल कर सकते हैं। वैसे भी ग्राफ कभी भी है ना आधे पेज से ज्यादा रहेगा तो बेटर रहता है। आप चाहें तो डबल कर सकते हैं। मैं डबल कर ही दूं क्या? तो बच्चों की डिमांड पे मैंने इसको और डबल कर दिया। सो 10 बेसिकली, फिर 4 लाइन छोड़ के 20, फिर 4 लाइन छोड़ के 1 सेकंड, 2 3 4 30 आ जाएगा बेटा। हाँ 16-17 लाइन्स रहती है ना इधर इस साइड पे नीचे, 40। तो ये हो गया 10 20 30 40, है ना। इस तरीके से हमारा करंट आ गया। अब जो अपना वोल्टेज है, वोल्टेज जो है बेसिकली ये 10 तक ही है, तो हम चाहे तो 20 तक बना सकते हैं, 20 तक बना सकते हैं। 20 लाइन्स इतनी इजीली आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट से 1, ये होगा मेरा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये 5 6 7 8 9 और फाइनली 10 हो गया, और 11 तक लिख देता हूँ बस खाली, ठीक है। अब हम इसे प्लॉट करेंगे यहाँ पे, है ना। इन चीजों को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम प्लॉट करने वाले हैं। ओके ओके, तो पहले हमें इसकी एक लाइन का मतलब समझना होगा। जैसे कि देखो ये 0.5 है, ठीक है, 0.50 कह रहा हूँ मैं इसे मैं 1.00 कह रहा हूँ। ये हो जाएगा 1.2, एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा 1.50, सॉरी ये 1.50 हो जाएगा, ये 2.00, ये 3.00 इस तरीके से, और ये 2.50 होगा। अब यहाँ पर अब अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे ध्यान से तो लाइन से 10, लेकिन रीडिंग है 0.50। तो 0.50 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 0.05 आएगा, 0.05। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एक लाइन का मतलब 0.05 है, एक लाइन का मतलब 0.05, मतलब 2 लाइन का मतलब 0.10, 4 लाइन का मतलब 0.20, 3 लाइन का मतलब 0.15। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखिए पहली रीडिंग क्या है, 0 अगेंस्ट 10.25, 10.25। तो 10.25 देखिए 10 कहाँ है, तो 10 यहाँ पर है, दिखा 10, ये 10 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 11 है, तो बीच में क्या होगा 11.5। अच्छा 10 और 10.5 के बीच में क्या होगा 10.25, ये 10.00 और ये 10.50, 50 है ना, तो 25 यहाँ पे आएगा ना। तो बेसिकली पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, नहीं 5th लाइन, राइट तो है। हाँ अब सेकेंड वाली जो रीडिंग है उसमें कैसा है, 10.15 है अगेंस्ट 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और 10.15। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे 10 मिली एम्पियर, है ना, 10 मिली एम्पियर लेंगे ना। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली हम लोग लेंगे 10 मिली एम्पियर और यहाँ पे जाएंगे 10.15 पे। अब 10.15 कहाँ होगा, देखो ये है 10.00, और अगर मैं एक लाइन ऊपर गया तो 10.05, 2 लाइन ऊपर गया 10.10, 3 लाइन ऊपर गया तो 10.15। तो तुझे सिर्फ क्या करना है, 3 लाइन ऊपर जाना है। तो 3 लाइन ऊपर गया तो यहाँ पे हो जाएगा 10.15, समझ गए। अब ये वाली रीडिंग क्या है, ये 10.12, 10.12 हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको 10.10 बोलेंगे, क्योंकि ये 10 के ज्यादा नजदीक है, 15 के कम नजदीक है, तो 10.10 बोलेंगे, 10.10। तो 20 मिली एम्पियर के लिए 10.10, 20 मिली एम्पियर के लिए 10.10। तो 10.10 मतलब सिर्फ 2 लाइन ऊपर, 2 लाइन ऊपर जाएंगे तो 10.10 आ जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड, मैंने गलत जगह पे बना दिया, यह आएगा 10.10, ठीक है, करेक्ट है, अब करेक्ट है। या अगली रीडिंग क्या है 10.05, सिर्फ एक लाइन ऊपर जाना पड़ेगा, 10.05 है ना, तो एक लाइन ऊपर जाना पड़ेगा 30 मिली एम्पियर के लिए, 30 मिली एम्पियर के लिए 10 के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन जाना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। एंड फाइनली देखो 9.97 को हम 10.00 बोलेंगे, 9.97 को राउंड ऑफ करेंगे 10.00 बोल सकते हैं, या फिर 9.95 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 9.95 के ज्यादा नजदीक है, 9.95 भी बोल सकते हैं। तो 40 है, ठीक है 40, ये देखो 10.00 है ना, तो अपने को खाली 0.05 नीचे आना है, 9.95 जाना है, तो एक लाइन जस्ट नीचे आना है,
तो एक लाइन हम नीचे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ सपोज, तो मुझे कुछ इस तरीके से रेगुलेशन का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए, यहाँ पे देखो आपको दिख भी रहा है ना, इसी तरीके का ग्राफ कुछ आना भी चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा सीधा जा रहा था, फिर यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो गया। ये एक्चुअली थोड़ा टेढ़ा हुआ है, मैंने बराबर भले बनाया ना, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो ध्यान से, ठीक है। और यहाँ से एकदम ऑलमोस्ट सीधा था। 1 सेंटीमीटर जो है बेसिकली वो 2.5 मिली एम्पियर के बराबर है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया है, 4 सेंटीमीटर को मैंने 10 लिया है ना, 4 सेंटीमीटर को 10 लिया है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो मैंने वो 2.5 मिली एम्पियर यहाँ पे लिख दिया है, ओके। और वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, इट इज 0.50 वोल्ट, 0.50 वोल्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मैंने 1 वोल्ट लिया है ना, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.50 वोल्ट, ओके। इज इट राइट? ओके फाइन। कोड रेगुलेशन हमारा हो चुका है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर में समझने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब